डेट है आज 23 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक बायोलॉजी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, 70 पेज का डॉक्यूमेंट। ये बात करता है सिंथेटिक बायोलॉजी की। गवर्नमेंट काम कर रही है कि एक नेशनल लेवल की पॉलिसी होनी चाहिए सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए। सिंथेटिक बायोलॉजी इंजीनियरिंग लाइफ फॉर्म से डील करती है। इसकी जो एप्लीकेशन है यानी कि इसका यूज है, प्रयोग है, वो मेडिसिन बनाने के लिए, नई नई दवाइयाँ बनाने के लिए या फूड बनाने के लिए यूज हो सकता है। 12th 5 ईयर प्लान जब इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो 2011 में 12th 5 ईयर प्लान से पहले 2011 में सिस्टम बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी पे एक रिसर्च के लिए टास्क फोर्स बनाई थी 2011 में, और 12th 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किया था उसी का पार्ट था ये टास्क फोर्स। टास्क फोर्स का मतलब एक ग्रुप बना दिया, समूह बना दिया, उसमें कुछ रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे सिस्टम बायोलॉजी पे या सिंथेटिक बायोलॉजी पे। ये जो टास्क फोर्स बनाई थी ये सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी और इसके क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं, इसके क्या क्या फ्यूचर में फ़ायदे हो सकते हैं, इस पे ये काम कर रही थी। सिंथेटिक जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, वो उसके यूज बायोफ्यूल्स में हो सकते हैं, बायो रिमेडिएशन में हो सकते हैं, बायो सेंसर के लिए, फूड या हेल्थ के लिए। ये जो टास्क फोर्स थी इसने रिकमेंड किया था इस टेक्नोलॉजी को हमारे देश में, इसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए और इस पर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। एक बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2013, लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है और इसमें सिंथेटिक बायोलॉजी का फ्रेमवर्क तैयार है इस बिल में। तो सिंथेटिक बायोलॉजी को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे इसको। सिंथेटिक बायोलॉजी ऐसी साइंस होती है जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग या एडिटिंग या मॉडिफिकेशन को यूज करती है और अननेचुरल ऑर्गेनिज्म बनाती है, क्रिएट करती है, तैयार करती है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग या एडिटिंग का क्या मतलब होता है? देखो, एडिट का क्या मतलब है, जैसे आपने अपने फ़ोन में फ़ोटो खींचा, अब आप उसको एडिट कर सकते हो, गोरे का काला, काले का गोरा कर सकते हो, या कुछ और जोड़ सकते हो, चश्मे पहना सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो फ़ोटो में। इसी तरह से जो ह्यूमन जीन होते हैं, जो मानव में या किसी एनिमल में जीन होते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके जीन चेंज किए जा सकते हैं। अगर मान लो जीन चेंज कर दिया ना, बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जिससे आपकी बॉडी डिफाइन होती है। कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनसे आपकी आंखों का कलर डिफाइन होता है कि आंखों का कलर काला है, ब्लैक है, या ब्राउन है, या ब्लू है, या कैसा भी है, या आपके बाल काले हैं या सुनहरी हैं या कैसे हैं, ये जीन पे डिपेंड करता है। तो सारी इंफॉर्मेशन बॉडी की जीन में होती है। अगर जीन को चेंज कर दिया जाए तो आपकी बॉडी चेंज हो सकती है। कोई डिसीज है, मान लो जेनेटिक डिसीज है, अगर जीन में चेंज कर दिया जाए तो वो जेनेटिक डिसीज खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है इससे। और जीन में एडिटिंग करके अननेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जीव, अननेचुरल जीव बनाए जा सकते हैं इसके जरिए, जो लिविंग सिस्टम की तरह ही काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। डीएनए में चेंज किया जा सकता है, डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, उसको डिज़ाइन किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के जरिए, सिंथेटिक बायोलॉजी के जरिए। क्या सिंथेटिक बायोलॉजी के कोई ऐसे इंस्टेंसेस हैं? इंस्टेंसेस का मतलब एग्जाम्पल्स, उदाहरण, बिल्कुल है। ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछा है, 2 बार पूछ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये भी, यानी कि सिंथेटिक बायोलॉजी का एक एग्जाम्पल है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। एनिमल के डिफेक्टिव जीन में चेंज किया जा सकता है, या प्लांट के जीन में चेंज किया जा सकता है, पीपल के जीन में इसमें चेंज किया जा सकता है, या जीन को हटाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, साइलेंस किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ साइंटिस्ट हैं भाई साहब, उन्होंने एक फ़ोटो खींची है, इमेज खींची है, सैटेलाइट के जरिए खींचते हैं इमेज, जो आसमान में घूमते रहते हैं सैटेलाइट। ये इमेज ऐसा क्लाउड है जो डोनट शेप का है। डोनट बोलते हैं भाई साहब, जैसे बिस्कुट होता है एक टाइप का, डोनट बिस्कुट, बिस्कुट की शेप होती है। हिंदू में हिंदी भाषा में बोलते हैं बिस्कुट, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज लोग होते हैं ना, वो बिस्कुट कहने में शर्म लगती है उन्हें,
वो बिस्किट बोलते हैं, बिस्किट, और बिस्किट है इंग्लिश का वर्ड शब्द। तो जो बिस्कुट मैं हिंदी में बोलूँगा, बिस्कुट होता है एक टाइप का डोनट, उसकी शेप होती है उसी का आकार की तरह का एक क्लाउड, बादल, जैसे बादल तो आपने देखे होंगे अपने आसमान में, ऐसे बादल है एक बिस्कुट शेप का, डोनट बिस्कुट शेप का। इसमें कुछ कॉस्मिक डस्ट है, धूल है, कुछ गैस है, इससे कवर हुआ पड़ा है, और ये एक ब्लैक होल को भी कवर करता है। जो ये बादल है ब्लैक होल को कवर करता है। और ब्लैक होल क्या होते हैं, देखो ब्लैक होल भी एक तस्वीर खींची थी नासा के एक सैटेलाइट ने, कुछ इस तरह की शेप होती है जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक होल, लेकिन उसको देख नहीं सकते बहुत रेयरली, क्योंकि इसमें जो भी लाइट जाती है वो लाइट इसमें जाके समा जाती है। और कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, कब दिखाई देती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पेन रखा है या यहाँ पे एक बुक रखी है, पुस्तक, ये बुक हमें कब दिखाई देगी आंखों से, देखो लाइट इस पे पड़ेगी, सूरज से जो लाइट आ रही है इस पे लाइट पड़ेगी, या कृत्रिम कोई भी लाइट है, नेचुरल या आपकी मैन मेड लाइट है, आर्टिफिशियल, इस पे लाइट पड़ेगी, जाके रेज किरणें पड़ेंगी और इससे टकरा के हमारी आंखों के अंदर आएंगी, आंखों पे रेटिना पे पड़ेंगी, और ये फिर तब हमें दिखाई देगी ये कोई चीज़ के, ये बुक है, पेन है, क्या है। और भाई साहब अगर ये लाइट को एब्जॉर्व कर ले, सारी की सारी लाइट को, तो ये ब्लैक दिखाई देती है हमें कोई भी चीज़, और ये सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दे, वापस भेज दे, तो हमें वाइट दिखाई देती है, समझ रहे हो, वाइट। और ये सारी लाइट को अपने अंदर ही ले जाए तो वो ब्लैक, यानी कि कुछ दिखाई नहीं देगा ना। तो ब्लैक होल भी क्या है, जो भी लाइट इसके पास आती है ब्लैक होल के पास, वो एस्केप नहीं हो पाती, बच नहीं पाती, वो क्या है इसके अंदर चली जाती है, इसलिए ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। लेकिन रियली इमेजिनेशन से कुछ इमेज खींची हैं सेटेलाइट वगैरह ने, और ऐसा ही एक इमेज है ब्लैक होल की, उसको ढक रखा है इसने गैलेक्टिक न्यूक्लियाई ने, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, यानी कि एक बादल शेप का, बिस्कुट शेप का एक बादल है, बिस्कुट शेप का एक बादल है जिसने ब्लैक होल को ढक रखा है। और ये ब्लैक होल कहाँ पे है, ये जो ब्लैक होल है ये कहाँ पे, क्या हमारी गैलेक्सी में है क्या ये, देखो आपको ये तो पता है, मैं पहले इसको मिटा लूँ यार, देखो आपको ये तो पता ही होगा, जितना भी आपको दिखाई देता है आपके आसपास वो पूरा ब्रह्मांड है। एक अलग पेज में समझते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है जो भी आपके आसपास दिखाई देता है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज बनी हुई हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, उस गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे, हिंदी में उसको बोलते हैं दुग्ध मेगला, मिल्की वे। और मिल्की वे के अंदर होते हैं भाई साहब सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, यानी कि देखो सबसे बड़ा ब्रह्मांड, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज तारापुंज, गैलेक्सीज, उसके अंदर होता है सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम है भाई साहब। सोलर सिस्टम अगर हमारी मिल्की वे दुग्ध मेगला के अंदर सोलर सिस्टम है, वो क्या है, सन है, एक तारा है, हर एक गैलेक्सी में एक तारा होता है, हमारे गैलेक्सी मिल्की वे का एक तारा है सन, सूरज। इस तारे के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, 8 ग्रह, कुछ छोटे ग्रह, कुछ एस्टेरॉइड, कुछ और तरह के रॉकी सिस्टम घूम रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम। और उसके सोलर सिस्टम में एक अर्थ है जिस पे जीवन संभव है, अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं भाई साहब, पृथ्वी जिस पे आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो। इसी तरह से जैसे हमारी गैलेक्सी है, ऐसी हजारों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। ऐसी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है गैलेक्सी मैसियर 77। ये साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वही नाम रख देते हैं, मैसियर 77 एक गैलेक्सी है। इसी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, हर एक गैलेक्सी के पास ब्लैक होल होता है, ये साइंटिस्ट बोलते हैं। लगभग हर एक गैलेक्सी के पास एक ब्लैक होल होता है, मिल्की वे के पास भी है, जिसका इमेज खींचा था नासा ने। नासा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है या स्पेस में रिसर्च करती रहती है। स्पेस देखो जगह का नाम भी होता है, स्पेस आसमान को भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। फिर भी मैं बेसिक से बेसिक चीज़ आपको समझाता हूँ, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछता है और वही नहीं पता होती। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के बारे में पूछ लेगा जो आपके आसपास घूमते हैं, आपको लगेगा कहाँ से क्या पूछ लिया, है बेसिक चीज़ें जिन्हें आप जन्म से ही देखते आ रहे हो, जिनसे आप खेले हो बचपन में, उन्हीं से पूछ लेगा। 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे, इसी तरह की चीज़ें पूछी हैं। तो इसरो नासा आप समझ गए, इसने ब्लैक होल का इमेज खींचा था। और देखो ब्लैक होल पे स्पेशल लेक्चर बना हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट पे, बहुत सारी ऐसी
छोटी छोटी टर्म है जो जानना आपके लिए जरूरी है, उनसे यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। तो कम से कम 25-30 मिनट का लेक्चर है, वो आप देखो तो सही से समझ में आ जाएगा वो लेक्चर, क्योंकि एक लेक्चर में मैं 30 मिनट का तो लेक्चर नहीं दे सकता ना इसी के अंदर। तो कहाँ थे हम? एक डोनट शेप्ड क्लाउड यानी कि बिस्कुट के आकार के एक बादल ढूंढा है जिसने एक ब्लैक होल को ढक रखा है, और वो ब्लैक होल है गैलेक्सी मेसियर 77 का, इसमें देखा है। और ये जो डोनट शेप्ड क्लाउड है इसी को बोला है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। इस तरह का भाई साहब ये शेप है, ये ब्लैक होल की शेप है, इसी को ढक रखा है एक क्लाउड ने, और वो क्लाउड क्या है? गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ये जो ऑब्जर्वेशन की है साइंटिस्ट ने की है, ये यूनिवर्स में मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, ऐसा साइंटिस्ट मान रहे हैं। इसके सेंटर में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट निकालती हैं, ट्रेमेंडस ल्यूमिनिसिटी, बहुत ज़्यादा प्रकाश। ट्रेमेंडस का मतलब बहुत अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, और ल्यूमिनिसिटी मतलब प्रकाश, लाइट निकालती हैं। और ये इस प्रकाश की वजह से बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं गैलेक्सीज के, वो चमकते हैं, उनसे एनर्जी निकलती है। ये जो एनर्जी है ये गैस की फॉर्म में होती है और सुपर मैसिव ब्लैक होल पे पड़ती है और उसके चारों ओर उसे घेर लेती है। ये रॉकी सिस्टम के पार्टिकल होते हैं कुछ, या सूट होता है, देखो जैसे आग जलती है ना, आग की येलो येलो सी, पीली पीली सी लौ दिखाई देती है आग की, जैसे ये आग जल रही है, ये येलो येलो सी, मान लो ये कोई दीपक जल रहा है और इसकी येलो शेप है, और येलो शेप के ऊपर एक देखना बीच में एक ब्लैक ब्लैक सा होता है, वही क्या है? सूट है, सूट। इसमें मोस्टली हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस से ये सूट और रॉकी पार्टिकल होते हैं, ये कुछ दिखाई देते हैं इस क्लाउड में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्बेवैक्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक वैक्सीन है भाई साहब, कॉर्बेवैक्स। इसमें हमें एक तो ये जानना है कॉर्बेवैक्स है क्या वैक्सीन, और वैक्सीन को हमारे देश में अप्रूवल कौन देता है ये आपको पता होना चाहिए। अप्रूवल देता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक ऑफिसर हैं, ऑफिसर अधिकारी हैं गवर्नमेंट के, इन्होंने इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन दिया है, यानी कि परमिशन दी है इमरजेंसी के लिए वैक्सीन को यूज करने के लिए। जो ये वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स, कोरोना वायरस की वैक्सीन है, यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन है। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए ये वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स। अब इसे समझते हैं कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया क्या है। ये जो ऑफिसर हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड होते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन है सीडीएसओ, इसी के हेड होते हैं ये डीसीजीआई। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये ड्रग एक्ट को इन्फोर्स करती है, यानी कि उसको लागू करती है हमारे देश में, और ये अप्रूवल देती है, अनुमति देती है। ये जो ऑफिसर है या ऑर्गेनाइजेशन है डीसीजीआई, ये लाइसेंस देती है, परमिशन देती है किसी भी ड्रग की कैटेगरी को हमारे इंडिया में, कोई ब्लड से रिलेटेड ब्लड प्रोडक्ट हो या कोई वैक्सीन हो या कोई ड्रग हो, उसको परमिशन देती है। किसी भी दवाई को मैन्युफैक्चरिंग करने की, मतलब बनाने की या बेचने की, इंपोर्ट करने की, दूसरे देश से खरीदने की या डिस्ट्रीब्यूट करने की, ड्रग हमारे इंडिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना, सबकी अनुमति अप्रूवल कौन देता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑफिसर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। देखो ये स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि ये कौन से मंत्रालय के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटक पैनल रिकमेंड्स कट वेस्ट टास्क फोर्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बोल सकते हो, जीएस पेपर 2 के लिए। कर्नाटक ने एक ग्रुप बनाया है, एक कमेटी बनाई है, कमीशन बनाया है, कमीशन बोल लो कुछ भी, जिसका नाम है कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेकंड बनाया है। और इसके हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है इस कमीशन के? पहले चीफ सेक्रेटरी थे कर्नाटक के टीएम विजय भास्कर, ये इसके हेड हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि एक कट वेस्ट टास्क फोर्स बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना कुछ चीज़, वो संविधान भी होता है या कुछ चीज़ बनाना भी होता है। तो कट वेस्ट टास्क फोर्स का मतलब एक ग्रुप बनाया जाए। और किस लिए? कट वेस्ट का मतलब क्या मतलब है? जो गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, विभाग या बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, उसका जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, बेफालतू का खर्चा होता है, ये मान लो जैसे आपके घर में बेफालतू का खर्चा होता है, उसे रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आपके माँ बाप डांटते हैं ना कि
बेफिजूल खर्चा मत करो। इसी तरह से एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी कि जो भी सरकार का बेफिजूल का खर्चा हो रहा है उसको बचाने के लिए, कि कहाँ कहाँ पे खर्चा बचाया जा सकता है। वेस्टफुल एक्सपेंसेस, जो बेकार का खर्चा है उसको बचाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और ये फिर रिकमेंडेशन देगी, यानी कि सिफारिश करेगी किसी ऑफिसर का, स्टाफ का, या लैंड एक्विजिशन में जो कंपनसेशन में जो खर्चा आता है, टाइमली पेमेंट होती है जो, उसके अलावा जो भी खर्चा आता है उसको, खर्चे को कैसे रिड्यूस किया जाए। जो भी गवर्नमेंट के एरियाज है, डे टू डे फंक्शनिंग में है, या पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जो भी खर्चा आता है वो खर्चे में कैसे रिड्यूस किया जाए। ये सिंगापुर की गवर्नमेंट थी ना, जो सिंगापुर तो आप जानते हो कहाँ पे एक देश है भाई साहब, ये मलेशिया के पास, यहाँ पे कोने पे बिल्कुल ये सिंगापुर यहाँ लिखा है, और ये कोने पे छोटा सा एक सिटी टाइप का है, शहर, और ये देश है अलग से। तो सिंगापुर ने 2003 में सबसे पहले ये लागू किया था ऐसा मॉडल। उसने कुछ टास्क फोर्स बनाई थी और उसके जरिए $11.4 मिलियन इतने रिड्यूस किए थे जो भी खर्चा आता है गवर्नमेंट का। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको ही देखते हुए अपनी स्टेट में ये टास्क फोर्स एस्टेब्लिश किया, बनाई है, ताकि एक्स्ट्रा बेफिजूल का खर्चा बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडुज रूल टू प्रोटेस्ट LGBTQIA+ कम्युनिटी फ्रॉम पुलिस हैरासमेंट। हैरासमेंट का मतलब होता है सताना, पुलिस के द्वारा सताना, यानी कि पुलिस हैरासमेंट। कौन सी कम्युनिटी को? ये कम्युनिटी मतलब समुदाय, ये समुदाय है LGBTQIA+। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, पहले भी कर चुके हैं हम। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी एक कानून, रूल्स बने हुए हैं, ये मान लो रूल्स, नियम, पुलिस ऑफिसर कंडक्ट रूल्स, यानी कि देखो पुलिस स्टेट सब्जेक्ट में आता है। हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं, आप सबको पता है, हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं। कौन से शेड्यूल में? 7 शेड्यूल में। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, उनमें जो 7वां शेड्यूल है, जो 7वां शेड्यूल है, उस 7वें शेड्यूल में 3 सूची हैं, 3 लिस्ट हैं। पहली है आपकी स्टेट लिस्ट, आप सबको पता है, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे। स्टेट लिस्ट है, इसमें जो भी सब्जेक्ट विषय लिखे हुए हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी नॉर्मल सिचुएशन में। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन स्थिति है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है इसके लिए लॉ, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं। दूसरी आती है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है इन पे जो भी लिखे होते हैं इसमें। और जो तीसरी है वो है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में देखो दोनों लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून बना हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही माना जाएगा, वो ही प्रिवेल करेगा, वो ही माना जाएगा। समझ गए? प्रिवेल। अब जो स्टेट लिस्ट में जो आते हैं उसमें देखो ये पब्लिक ऑर्डर भी आता है, पुलिस भी आता है, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पुलिस है भाई साहब, आपने देखा होगा, जैसे मध्य प्रदेश की अलग पुलिस है, MP पुलिस, हरियाणा की हरियाणा पुलिस, यूपी की यूपी पुलिस, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की। तो पुलिस के लिए कानून कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के ही रूल बने हुए हैं तमिलनाडु के, कि पुलिस कैसे बर्ताव करेगी, कैसे बिहेव करेगी पब्लिक के साथ। पुलिस ऑफिसर कंडक्ट रूल, इन्हीं में ही अमेंडमेंट कर रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट, इन्हीं में संशोधन किए हैं, ताकि जो पुलिस हैरासमेंट करती है ना, लोगों को सताती है, LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोगों को, उनको ना सताए, उनके बल्कि भलाई के लिए काम करे, वेलफेयर के लिए काम करे। इन रूल के हिसाब से कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी LGBTQI कम्युनिटी के पर्सन को सता नहीं पाएगा और उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। ये LGBTQIA+ का मतलब क्या होता है? देखो LGBTQIA का मतलब होता है, L से मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन एक ऐसी गर्ल या लड़की या महिला को बोलते हैं जो लड़की से ही प्रेम करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। G का मतलब है गे, ऐसा लड़का या ऐसा बॉय जो लड़के से ही प्रेम करता है, उसी से शादी करना चाहता है, उसे गे बोलते हैं। दोनों को बोलेंगे, दोनों लड़की को लेस्बियन और दोनों लड़कों को गे। बाइसेक्सुअल, जिनका इंटरेस्ट दोनों में होता है, लड़का और लड़की दोनों के साथ वो प्रेम करना चाहते हैं, दोनों में से किसी से भी शादी और दोनों से फिजिकल रिलेशनशिप, वो बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर उसको बोलते हैं, जन्म पे मान लो कोई लड़का पैदा हुआ है बॉय, लेकिन उसने बाद में अपना जेंडर लिंग चेंज करा लिया और वो लड़की बन गया, गर्ल बन गया। या लड़की पैदा हुई, उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, वो लड़का बन गया। ऐसा पॉसिबल है भाई साहब, साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, लड़के का लड़की में, लड़की का लड़के में चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे
जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, या कभी कभी आप इस ट्रांसजेंडर को हिजड़ा भी बोल देते हैं, हिजड़ा के लिए भी ये टर्म यूज कर लेते हैं, ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट क्यू का मतलब है क्वीर। क्वीर अभी क्वेश्चन में ही है, यानी कि अभी इसको डाउट है ये कौन सा जेंडर है, अभी इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, ये नॉर्मल जेंडर नहीं है, जो लड़का लड़की से प्रेम करते हैं या लड़की लड़के से प्रेम करती है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये भी एबनॉर्मल है, यानी कि हेट्रोसेक्सुअल नहीं है ये। यानी कि क्वीर इन सभी के लिए यूज किया जा सकता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के लिए ये क्वीर वर्ड यूज किया जा सकता है। फिर आता है आई। आई का मतलब है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब होता है जब जन्म हुआ मेल या फीमेल का, लड़का या लड़की का, तो वो लड़का लड़की तो पैदा हुए, लेकिन वो नॉर्मल पैदा नहीं हुए, उनमें कुछ डिफेक्ट है, उनके प्राइवेट पार्ट में कुछ डिफेक्ट है, कुछ कमी है, समझ रहे हो, वो उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्स। फिर आता है ए का मतलब है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट है ही नहीं, लड़का और लड़की के साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करना चाहते, उन्हें बोलते हैं एसेक्सुअल, यानी कि वो अकेले रहना चाहते हैं। और प्लस का मतलब है कोई अदर्स, अदर्स कम्युनिटी, अदर समुदाय हो सकता है। तो ये हो गया LGBTQIA+। ये रूल इसलिए बनाए हैं ताकि पुलिस क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो कानून बनाया हुआ है उस कानून के हिसाब से काम करे, लेकिन पुलिस को रोका नहीं जाएगा अगर वो इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है और तब सता रही है किसी कम्युनिटी को, तो वो सताना इसके अंदर नहीं आएगा। यानी कि पुलिस मान लो कानून के हिसाब से कोई छानबीन कर रही है इस कम्युनिटी के साथ, तो वो हैरासमेंट में नहीं आएगा। तो इसके सिग्निफिकेंस यही है, मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, डायरेक्शन दी थी तमिलनाडु को कि जो ये कम्युनिटी है इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स बनाए ताकि पुलिस इनके साथ हैरासमेंट ना करे, इन्हें सताए ना, क्योंकि एक लेस्बियन कपल ने प्ली डाली थी मद्रास हाई कोर्ट में, उसके बाद ये वर्डिक्ट दिया था, डायरेक्शन दी थी मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु को। नेक्स्ट टॉपिक है मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है जर्मनी में, इंडिया भी इसमें पार्ट ले रहा है। जर्मनी तो आप जानते हो कहाँ हो, ये देखो यूरोप में एक भाई साहब देश है, यहाँ पे ये जर्मनी पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुनीच नाम की एक जगह है, वहाँ पे ये हो रही है। जर्मनी में बावारिया जगह है, वहाँ पे मुनीच नाम की एक जगह है, वहाँ पे 1963 से हो रही है ये कॉन्फ्रेंस। एनुअल कॉन्फ्रेंस है, हर साल होती है। किस लिए होती है ये आपको जानना जरूरी है बस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, पूरे विश्व में सुरक्षा रहे, शांति रहे, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग, ये हर साल होती है एनुअली फरवरी में। पिछले 4 डिकेड में, एक डिकेड में 10 साल होता है, पिछले 4 डिकेड में मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट फोरम बन गया है, जिसमें पॉलिसी डिसीजन मेकर आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, लगभग 70 कंट्री से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 350 सीनियर फिगर इसमें आते हैं 70 कंट्रीज से, 350 लोग आते हैं लगभग। और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बनाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा कैसे रखी जाए, और फ्यूचर या करंट में फिलहाल जो सुरक्षा कैसे रखी जाए पूरे वर्ल्ड वाइड, और फ्यूचर में जो सिक्योरिटी चैलेंज आने वाले हैं, सुरक्षा के चुनौतियां आने वाली हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर डिबेट करते हैं, ये चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक ऑर्डर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर कर्बिंग फ्रीडम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब पीस, सुरक्षा बनाए रखना कहीं पे भी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो फ्रीडम को रोकती है, यानी कि जो आज़ादी दी गई है हमारे आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, फ्रीडम ऑफ राइट, यानी कि हमारा राइट टू फ्रीडम, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया है, उस पर एक रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर। यानी कि पब्लिक ऑर्डर का हवाला देते हुए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके अधिकार को रोक सकती है। तो ये कहाँ तक जा रही है और क्या मतलब है इसका, इसे डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में, मतलब इस टॉपिक में। न्यूज में इसलिए है, कर्नाटक हाई कोर्ट में एक प्ली डाली है और चैलेंज किया है कि जो कर्नाटक ने कुछ स्टूडेंट को बैन कर दिया कॉलेज में घुसने से, क्योंकि वो हिजाब पहन के आ रहे थे। हिजाब का अलग से लेक्चर के बारे में अलग से हमने लेक्चर लिया और हिजाब के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। हिजाब क्या होता है, देखो मुस्लिम गर्ल अपने हेड को, सिर को ढक लेती हैं, एक स्कार्फ पहनती हैं, दुपट्टा सा पहनती हैं, उसी को हिजाब बोलते हैं, हमने देखा भी है, आपको पता भी होगा। तो तब ये हाईलाइट हुआ पब्लिक ऑर्डर। तो लास्ट जो हियरिंग थी कर्नाटक हाई कोर्ट की, उनमें ये आर्गुमेंट सुनी, क्या ये जो ग्राउंड है पब्लिक ऑर्डर, ये बैन
मतलब जो ये बैन लगाया है जस्टिफाई करता है कि जो पब्लिक ऑर्डर का हवाला देते हुए कि ये पब्लिक ऑर्डर को वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है, इसको आधार मानते हुए हिजाब को बैन किया है स्कूल में, यानी कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में या स्कूल में घुसने से उन पे बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है लड़कियों पे। क्या ये जस्टिफाई करता है पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड को? तो पब्लिक ऑर्डर है क्या? आर्टिकल 25 जो है हमारे संविधान में, वो ये राइट देता है, अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि हमारी जो अंतरात्मा है उसमें हम कोई भी आस्था है, बिलीफ है फ्रीडम के रिगार्डिंग, वो हम मान सकते हैं। राइट टू फ्रीली प्रोफेस, हम अपना जो डिक्लेयर कर सकते हैं कौन सा धर्म है हमारा मान रहे हैं पब्लिकली। प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी धर्म है अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं उस धर्म की, रिलीजन की, यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। वर्शिप कर सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं किसी को भी जिसको मानते हैं। और प्रोपागेट कर सकते हैं, हम दूसरों को बता सकते हैं, प्रोपागेट स्प्रेड कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन ये अधिकार रेस्ट्रिक्शन लगाता है, इसी के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, यानी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक ऑर्डर के आधार पे या मॉरलिटी नैतिकता के आधार पे या हेल्थ स्वच्छता के आधार पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इस मौलिक अधिकार पे रोक लगा सकती है। हेल्थ का मतलब मान लो किसी की हेल्थ बिगड़ रही है आपके वर्शिप करने से, ऐसे होता है ना कुछ आप ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, किसी एनिमल को मार रहे हो, बलि चढ़ा रहे हो अपने धर्म का हवाला देते हुए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रोक लगा सकती है कि भाई साहब आप पशु को क्यों मार रहे हो, अपनी वर्शिप करो। समझ रहे हो? तो हेल्थ के आधार पे भी ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इस मौलिक अधिकार पे। तो पब्लिक ऑर्डर क्या हुआ? एक ग्राउंड है इस फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगाने का। और ये देखो आर्टिकल 19 में जो राइट टू फ्री स्पीच का अधिकार दिया हुआ है उसमें भी ये ग्राउंड दिया हुआ। ग्राउंड का मतलब देखो मैदान भी होता है और आधार भी होता है, बेस, उस आधार पे लगाया जा सकता है इस रेस्ट्रिक्शन को, पब्लिक ऑर्डर को। यानी कि पब्लिक ऑर्डर के लिए कौन कानून बना सकता है, लेजिस्लेट कौन कर सकता है? पब्लिक ऑर्डर देखो नॉर्मली पब्लिक पीस या सेफ्टी से रिलेटेड है, यानी कि पब्लिक में, लोगों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही पब्लिक ऑर्डर है। जो लिस्ट 2 दी हुई है 7th शेड्यूल में, हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 है, इसके हिसाब से ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट पब्लिक ऑर्डर के लिए लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। लेजिस्लेट का मतलब कानून बनाना। तो ये हिजाब बैन से कैसे रिलेट करता है, कैसे संबंध रखता है? देखो स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर पास किया था कि हिजाब को बैन किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में घुसने से हिजाब पहन के रोका जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए थे रोक या बैन, प्रतिबंध। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट है 1983 का, इसी के अंदर रोक लगाई थी। तो पब्लिक ऑर्डर एक रीजन है कि स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेगा अगर कोई हेड स्कार्फ पहन के आएगा, हिजाब पहन के आया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो ये यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी अफेक्ट करता है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन जिसने कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, याचिका डाली है, जो पिटीशनर है, उसका ये पूछना है स्टेट गवर्नमेंट ने कि भाई साहब ये बताओ, हिजाब पहन के आने से कोई स्टूडेंट, कोई भी लड़की है वो हिजाब पहन के आ रही है, इससे पब्लिक ऑर्डर कैसे अफेक्ट होगा? यानी कि पब्लिक ऑर्डर में तो पब्लिक पीस आती है और सुरक्षा आती है, यानी कि शांति और सुरक्षा। अगर कोई लड़की हिजाब पहन के आ रही है तो शांति कैसे भंग हो रही है और सेफ्टी सुरक्षा कैसे भंग हो रही है, ये आप जवाब दो। ये पिटीशनर ने याचिका, जिसने डाली है याचिकाकर्ता ने, पूछा है स्टेट गवर्नमेंट से मद्रास हाई कोर्ट में, यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए, मद्रास नहीं कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए। तो ये केस हुआ कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर पब्लिक गैदरिंग में की जा रही हैं, अगर वो वीपन्स के साथ आ रही हैं, कोई हथियार है उनके पास और पब्लिक पीस या सिक्योरिटी को, सुरक्षा को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो तब रोक लगाई जाती है पब्लिक ऑर्डर का हवाला देते हुए। तो इनका कहना यही है, पब्लिक ऑर्डर जो पीस और सेफ्टी को इंक्लूड करता है, तो हिजाब पहने से कौन सी शांति और सुरक्षा भंग हो रही है, ये आप जवाब दीजिए। तो पब्लिक ऑर्डर जो है कोर्ट के द्वारा कैसे इंटरप्रेट किया गया है? इंटरप्रेट का मतलब अर्थ निकालना, कैसे इसको इंटरप्रेट किया गया है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने कहा है देखो, अगर कोई कम्युनिटी को एट ए लार्ज, यानी कि बहुत सारे समुदाय को, एक समुदाय को, इंडिविजुअल को नहीं, समुदाय को, पूरे समुदाय को अगर कोई प्रभावित करता, अफेक्ट करता है, तो वो पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशन में आएगा। और देखो जब आप लिखोगे ये मेंस के पेपर में, तो ये आपको जरूर लिखना है ये केस, राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार,
ये 1965 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक ऑर्डर तभी माना जाएगा कि इसको पब्लिक ऑर्डर का नुकसान हो रहा है जब पूरी कम्युनिटी को या पूरी पब्लिक को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा पूरे लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे। कर्नाटक का केस है जो देखो इसमें ये आता है कि बड़े लेवल पे देखो इसमें 3 सर्कल हैं, 3 कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिन सर्कल को वृत्त बोलते हैं हिंदी में, जिन सर्कल का सेम सेंटर हो। इन देखो तीनों सर्कल का सेम सेंटर है, केंद्र बिंदु, इसका भी और इसका भी। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल है जिसमें सबसे बड़ा है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है पब्लिक ऑर्डर, और पब्लिक ऑर्डर के अंदर आता है स्टेट की सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो ये 3 सर्कल को देखते हुए ही कर्नाटक गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है FATF। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पूरा डिटेल में देखना है तो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा होगा, वहां से देख सकते हो आप। रिसेंटली न्यूज में क्यों है इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे शॉर्टकट में। देखो पाकिस्तान की बारी आ रही है क्योंकि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इसकी 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ये क्या होती है लिस्ट, इनको जानेंगे हम लास्ट में। ग्रे लिस्ट में डाल रखा पाकिस्तान को, और इससे कहा था कि आप आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन ने कुछ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर रखे हैं और कुछ टेरर ग्रुप को डेजिग्नेट कर रखा है कि ये आतंकवादी संगठन है और ये आतंकवादी हैं, कि इनको आप अपने देश से हटाने के लिए कुछ स्टेप उठाइए, कदम उठाइए। तो पाकिस्तान को वो कदम उठाने, अगर नहीं उठाया तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देगा FATF। लेकिन इसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है अभी पाकिस्तान को, क्योंकि ये शरण देता है अपने यहाँ पे, असाइलम देता है एक तरह से टेरर ग्रुप को, आतंकवादी संगठन को या आतंकवादियों को। तो इसलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है पाकिस्तान को। ग्रे लिस्ट में जब डाल देता है FATF, उसका क्या नुकसान होता है ये भी पढ़ेंगे। जो ग्रे लिस्ट में जब कंट्री डाल देती है तो उस कंट्री की मॉनिटरिंग करती है ये FATF, देखभाल करती है कि ये जैसे पाकिस्तान को डाल रखा है तो ये कदम उठा रहा है इसको रोकने के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म को रोकने के लिए या नहीं। कुछ एक्सपर्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी वो कदम उठाए नहीं है जितने बोले थे। और देखो कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है FATF ने। केवल 2 कंट्रियां अभी, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये 2 कंट्री को डाला हुआ है। ईरान, ये भाई साहब ईरान ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला ईरान है। और नॉर्थ कोरिया, ये देखो चाइना के साइड में है, ये नॉर्थ कोरिया ब्राउन कलर का, इनको डाला हुआ है ब्लैक लिस्ट में। 2 ही कंट्री, ये आपको याद होनी चाहिए, नॉर्थ कोरिया, ईरान FATF की ब्लैक लिस्ट में है। पाकिस्तान को 2018 में डाला था ग्रे लिस्ट में, और तब से ये स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। इसको बोले थे कि 27 एक्शन आइटम बोले थे FATF ने कि 27 कदम उठाइए अपने देश में। अभी तक इसने 26 कंप्लीट कर लिए, एक स्टेप अभी भी नहीं लिया है। तो हो सकता है FATF फिर इसे ग्रे लिस्ट में ही रखे। FATF है क्या, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, एक संस्था है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है इसमें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करती। NGO वगैरह, गैर लाभकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। ये G7 का इनिशिएटिव है। G7 एक 7 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें US वगैरह आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान वगैरह। तो इन कंट्री का ग्रुप है G7। उन्होंने ये स्टार्ट किया था FATF 1989 में बनाया था, ये एस्टेब्लिश किया था। ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, पॉलिटिकल विल के लिए अपनी कंट्री में हर एक कंट्री डोमेस्टिक लॉ बनाए, कानून बनाए, ताकि वेरियस एरियाज में रिफॉर्म किया जा सके, सुधार किया जा सके। इसके लिए पॉलिसी बनाती है FATF। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे, सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका पेरिस में है। OECD का जो हेडक्वार्टर है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय पेरिस में। इसी के हेडक्वार्टर के अंदर FATF का हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। इसके रोल्स और फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करता है FATF। देखो स्टार्टिंग में जब ये बनाया था तो इसको काम दिया था मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए, निपटने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्लैक मनी को, काले धन को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि काले धन के सर्कुलेशन को वर्ल्ड वाइड रोकने के लिए स्टार्टिंग में इसको काम दिया हुआ था। लेकिन 2001 में अक्टूबर में इसको काम दे दिया
टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए, यानी कि जो आतंकवादियों को पैसा जाता है उस पैसे को रोकने के लिए, उनकी फंडिंग को रोकने के लिए भी ये काम करती है। फिर अप्रैल 2012 में इसको एक और काम दे दिया, मास डिस्ट्रक्शन वीपन्स को प्रोलिफरेशन रोकने के लिए। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड, यानी कि फैलाना, कि जो ऐसे वीपन है, हथियार हैं जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, जो बहुत सारे कंट्रीज को एक साथ मार सकते हैं, ऐसे हथियारों को, वीपन्स को रोकने के लिए, इनका स्प्रेड रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए, ताकि कोई इसके लिए फाइनेंस ना करे, किसी को पैसा ना दे गवर्नमेंट को कि वो ऐसे बॉम्ब वगैरह वीपन्स हथियार बना सके, इसको रोकने के लिए भी ये प्रयास करता है 2012 से FATF। FATF की कंपोजिशन क्या है, कितने मेंबर होते हैं इसके? 37 मेंबर होते हैं इसके, और 2 इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल, इंडिया भी इसका मेंबर है। कुछ इसके एसोसिएटेड मेंबर भी होते हैं और ऑब्जर्वर मेंबर भी, यानी कि ये फुल मेंबर नहीं होते, ऑब्जर्वर और एसोसिएट मेंबर, ये इसके ऐसे मेंबर होते हैं, सिर्फ इसकी मीटिंग वगैरह होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इसकी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है? जो ब्लैक लिस्ट होती है उसको NCCTB बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, या ब्लैक लिस्ट बोलते हैं इसे। ब्लैक लिस्ट में तब डाला जाता है किसी कंट्री को अगर कोई कंट्री डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है अपनी कंट्री में टेरर फंडिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को, यानी कि वो आतंकवादियों को डायरेक्ट सहायता दे रही है, पैसा दे रही है, फाइनेंस कर रही है, सपोर्ट कर रही है कोई भी कंट्री, तो उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन उसे टाइम टू टाइम अगर वो स्टेप उठाती है वहाँ से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है ब्लैक लिस्ट से। और ग्रे लिस्ट होती है, देखो स्टार्टिंग में किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, तब डाला जाता है मान लो कोई कंट्री अपने देश में पनाह देती है, शरण देती है और टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती है, यानी कि कोई भी देश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ उस कंट्री में ऐसे आतंकवादी संगठन और ऐसे आतंकवादी रहते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड टेररिज्म, आतंकवाद फैलाते हैं, तो तब उसे ग्रे लिस्ट में रखती है। कोई किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखने के बाद उसे कहती है कि FATF कुछ कदम उठाओ, नहीं वरना आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जब ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस पर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध, इकोनॉमिक सैंक्शन, प्रतिबंध, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इनसे लोन नहीं मिलता, उसे कर्ज नहीं मिलता उस कंट्री को, और उसे प्रॉब्लम आती है इनसे लोन लेने में भी, और भी ट्रेड वगैरह भी उसकी रोक दी जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड में प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कोई कंट्री उससे व्यापार नहीं करता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता, यानी कि इंटरनेशनल बॉयकॉट कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है, उस कंट्री को अलग थलग रख दिया जाता है, उससे कोई व्यापार नहीं करना चाहता। और जब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो बिल्कुल ही उससे व्यापार बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम। ये क्या है? ये भाई साहब एक सिस्टम है पेमेंट करने का, इसके द्वारा ही, जैसे आप पेटीएम यूज करते हैं ना, पेटीएम वो UPI सिस्टम को यूज करता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करने के लिए। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि NPCI ने, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि नेपाल है जो, ये हमारा फर्स्ट फॉरेन कंट्री बन जाएगा इस UPI सिस्टम को अडॉप्ट करने का। वो इंडिया के UPI सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है, उसकी कंट्री में भी, नेपाल में भी अब UPI सिस्टम के जरिए पेमेंट की जाएगी। तो UPI है क्या, ये जानना जरूरी है। UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, यानी कि इंस्टेंट का मतलब तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं, किसी अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर की जा सकती है। UPI जो सिस्टम है ये NPCI ने डेवलप किया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसी तरह के और भी पेमेंट सिस्टम है NPCI के, जैसे नाच है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसिंग, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है IMS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, और रुपे है। ये सिस्टम भी हैं इस NPCI के। जो UPI में टॉप ऐप है ना, एप्लीकेशन जिनके जरिए पेमेंट की जाती है, वो है फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम ऐप। गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर रखी हैं, भीम ऐप वगैरह तो गवर्नमेंट की है, बाकी वो प्राइवेट हैं, प्राइवेट ऐप। जो NPCI है उसने UPI को 2016 में लॉन्च किया था, 2016 में। तो ये भीम क्या है, भीम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भीम के बारे में भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, और NPCI से भी 2 बार UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। भीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जो UPI के थ्रू ही काम करती है। UPI एक ये मत समझ लो कि इंटरमीडिएटरी है, बिचौलिया,
पेमेंट कराता है यूपीआई। एक सिस्टम है, मल्टीपल बैंक अकाउंट जोड़े जा सकते हैं इस भीम ऐप से सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में, यानी कि एक ही ऐप में 2 बैंक के अकाउंट भी जोड़े जा सकते हैं। ये डेवलप किया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र अलाउ करता है, यानी कि तुरंत इससे पैसे भेजे जा सकते हैं। 2016 में इसको लॉन्च किया था। भीम ऐप 3 लेवल पे काम करती है सिक्योरिटी, यानी कि 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है, 3 लेवल ऑथेंटिकेशन। पहला तो है कि ऐप में एक डिवाइस की आईडी होती है और मोबाइल नंबर। जब भी आप ऐप डाउनलोड करोगे मोबाइल नंबर इसमें डालना पड़ेगा, डिवाइस की आईडी बन जाएगी। तो पहली सिक्योरिटी तो ये हुई। दूसरी सिक्योरिटी होगी, आपको यूपीआई यानी कि बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन करने के लिए। तीसरी सिक्योरिटी है कि आपको पेमेंट करने से पहले यूपीआई पिन भी आपको डालना पड़ेगा उसमें, यानी कि एक पिन क्रिएट करना पड़ेगा 6 नंबर का। अब पिन क्रिएट इसलिए है, जब भी आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने से पहले ये 6 नंबर का पिन मांगेगा, तभी कोई पेमेंट कर सकेगा उस ऐप से। तो 3 लेवल की सिक्योरिटी है इसमें। देखो जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बनाई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मिलके इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया था। ये एक एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया में 2007 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसी की प्रोविजन से, इसी की धाराओं से पावर लेते हुए आरबीआई और आईबीए ने मिलके इसको बनाया था ऑर्गेनाइजेशन को। ये रियल टाइम पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है हमारे इंडिया में, एनपीसीआई। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।